देखिए, आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108B फिजिकल साइंस में लेसन प्लान थर्ड पढ़ेंगे, जिसका प्रकरण अर्थात टॉपिक है पदार्थ की अवस्था। यह क्लास 9th एवं 11th का फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल 108B में आपको 5 कौशल अर्थात 5 स्किल्स पढ़ने होते हैं। उसके अलावा 5 आपको लेसन प्लान बनाना होता है, जिसमें से ये थर्ड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी लेसन प्लान का निर्माण 5 स्किल्स को मिलाकर होता है, अर्थात एक पाठ योजना बनाने के लिए हमें पाँचों कौशलों अर्थात प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, श्यामपट्ट कौशल तथा उसके साथ ही साथ पुनर्बलन कौशल, सभी कौशलों का प्रयोग करना होता है। अर्थात एक पाठ योजना का निर्माण इन सभी पाँचों कौशलों द्वारा ही होता है। अब बात करते हैं हम पाठ योजना 3 अर्थात लेसन प्लान थर्ड की। तो सबसे पहले यदि आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगी। उसके पश्चात यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। अभ्यास केंद्र अर्थात आप अभ्यास कहाँ कर रहे हैं। उसके पश्चात दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय तथा यदि आप क्लास 9 से अपर क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप विषय लिखेंगे। उसके पश्चात कालांश, अवधि, तो कालांश थर्ड है। अवधि देख सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं लेसन प्लान का जो टाइम होता है वह 45 मिनट होता है। उसके पश्चात आप प्रकरण लिखेंगे अर्थात टॉपिक, जैसा कि आप देख सकते हैं पदार्थ की अवस्था। जैसा कि आप सभी जानते हैं पदार्थ की अवस्था यह टॉपिक क्लास 9th और क्लास 11th दोनों क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ ही साथ हम बात करें तो क्लास 9th में हमें 3 ही अवस्थाएँ पढ़नी है, अर्थात ठोस, द्रव और गैस। और वही बात करें हम क्लास 11th की तो उसमें हम पदार्थ की 5 अवस्थाएँ जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा तथा बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम सामान्य उद्देश्य की। जैसा कि आप सभी जानते हैं सामान्य उद्देश्य सभी विषयों के लिए बिल्कुल समान रहेगा। यदि आपका अदर सब्जेक्ट है तो आप विज्ञान के स्थान पे जो भी आपका सब्जेक्ट है आप वहाँ पे लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य सबका डिफरेंस होता है, चाहे वह हिंदी की बात की जाए, इंग्लिश वालों की बात की जाए, सोशल साइंस की बात की जाए या अदर किसी भी सब्जेक्ट की बात, इकोनॉमिक्स की बात की जाए, अदर किसी भी सब्जेक्ट की बात की जाए। तो देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य को। तो इसमें 5 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। पहला होगा छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकेंड होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास उत्पन्न करना। थर्ड होगा छात्रों में सोचने समझने की क्षमता का विकास करना। फोर्थ होगा छात्रों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति व मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा होगा छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। उसके पश्चात बात करेंगे हम विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे हम ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो इसके अंतर्गत 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला होता है छात्र पदार्थ की अवस्था के बारे में जान सकेंगे और सेकेंड होता है छात्र पदार्थ की अवस्था का महत्व समझ सकेंगे। इस तरीके से हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम बोधात्मक उद्देश्य की। तो बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भी हमें 2 पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। पहला होता है छात्र पदार्थ की अवस्था को परिभाषित कर सकेंगे और सेकेंड होगा छात्र पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य होगा छात्र पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन अर्थात ताप में परिवर्तन द्वारा सीख सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रयोगात्मक छात्र चाहें तो किसी भी पदार्थ की ताप में परिवर्तन करके उनकी अवस्था में परिवर्तन को देख सकते हैं। उसके पश्चात सहायक सामग्री, तो पदार्थ की अवस्थाओं को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट, इसके अलावा डस्टर, चौक या फिर अदर कोई वस्तु भी आप रख सकते हैं, जिसके सहायता से आप प्रयोगात्मक प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। शिक्षण विधि होगा प्रश्नोत्तर या व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र पदार्थ की अवस्था के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरीके से हमारे सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य दोनों कंप्लीट होते हैं। अब बात करेंगे हम प्रस्तावना प्रश्न की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग में ही हमने आपको कहा था कि किसी भी लेसन प्लान का निर्माण 5 कौशलों को मिलाकर होता है, अर्थात यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना कौशल के ही प्रश्न होते हैं। जिस प्रकार से आप प्रस्तावना कौशल में क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन अरेंज कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार आप प्रस्तावना प्रश्न भी अरेंज करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रस्तावना प्रश्न
बालक के पूर्व ज्ञान और अग्र ज्ञान दोनों को आपस में जोड़कर टॉपिक प्राप्त किया जाता है, अर्थात बालकों या छात्रों से कुछ प्रश्न पूछेंगे और उनके द्वारा ही हम टॉपिक प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों जब आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं या क्या पीते हैं? बालक जवाब देंगे, पानी या जल पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पानी के अलावा कुछ अन्य वस्तुओं के नाम बताइए। बालक जवाब देंगे, किताब, कलम, कुर्सी, मेज़, हवा। अन्य वस्तुओं का भी नाम बोलेंगे। फिर वहाँ से एक पॉइंट अप अरेंज करेंगे और वहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे, अर्थात थर्ड क्वेश्चन होगा, किताब, कलम, हवा आदि इन वस्तुओं में क्या समानता है? बालक जवाब देंगे, ये स्थान घेरते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इनमें भार होता है। कोई आवश्यक नहीं है कि सभी बालक एक ही आंसर दें। कई प्रश्नों के उत्तर अलग अलग भी हो सकता है, अर्थात भिन्न भिन्न भी हो सकता है। फोर्थ क्वेश्चन होगा, विज्ञान की ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं क्या कहलाती हैं? बालक कहेंगे, पदार्थ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक जवाब देंगे, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बताइए। बालक यहाँ पे मौन हो जाएंगे, अर्थात आपका टॉपिक मिल जाएगा पदार्थ की अवस्था। इस तरीके से प्रस्तावना कौशल के प्रश्न समाप्त होते हैं। उसके पश्चात आप उद्देश्य में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस तरह से प्रस्तावना कौशल के प्रश्न समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम व्याख्यान कौशल अर्थात प्रस्तुतिकरण की। तो जैसा कि आप सभी ने व्याख्यान कौशल में देखा था कि हम विकासात्मक प्रश्न पूछ के भी व्याख्या कर सकते हैं, या फिर श्यामपट्ट बिंदु में आपका कौन सा टॉपिक है, जैसे कि पदार्थ की परिभाषा, आप वहाँ पे हेडिंग देके और आप व्याख्यान करना शुरू करेंगे, अर्थात एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। जब आप किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे या किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो छात्र आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप यहाँ पे चाहे तो इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हम यहाँ पे पदार्थ की परिभाषा बताने जा रहे हैं, सभी लोग इन सभी बिंदुओं को ध्यानपूर्वक सुने। इस तरीके से हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वह पदार्थ की अवस्था है, अर्थात पदार्थ की अवस्था को डिफाइन करने से पहले आप क्लास 9 के बालकों को पदार्थ की परिभाषा डिफाइन करेंगे, अर्थात पदार्थ होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम। ब्रह्मांड की हर वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें वजन हो तथा जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा छूकर या देखकर महसूस कर सकते हैं, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ जगह घेरता है। प्रत्येक पदार्थ में भार या वजन होता है। उदाहरण के लिए हवा, पानी, पत्थर, लकड़ी, लोहा, किताब आदि। इसके साथ ही साथ जब आप एक्सप्लेन करेंगे किसी भी पॉइंट को, तो आप श्यामपट्ट कार्य भी करते हुए चलेंगे, अर्थात कोई भी टॉपिक जैसे कि आप डेफिनीशन लिख रहे हैं या एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, तो उस समय आप बोर्ड पे उन सभी वर्ड्स को लिखेंगे, सभी सेंटेंस को लिखेंगे। उसके अलावा जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इसे आप बोर्ड पे लिखेंगे और उदाहरण जो हैं उन्हें भी आप बोर्ड पे अर्थात श्यामपट्ट कार्य साथ साथ करते रहेंगे। 5 से 10 मिनट किसी पॉइंट पर एक्सप्लेन करने के पश्चात आप बालकों से बोध प्रश्न पूछेंगे, अर्थात बालक आपके बात को ध्यानपूर्वक समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वह आपकी विषय वस्तु में इंटरेस्ट ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इन सभी बातों को जानने के लिए आप बालकों से प्रश्न पूछेंगे। या फिर कह सकते हैं कि आपकी का जो टीचिंग स्किल है वह सही है या नहीं है, बालक किस हद तक आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पे उनसे कुछ बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट 5 से 10 मिनट आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर पुनः आप बालकों से कुछ प्रश्न करेंगे। बालकों पर किसी विषय वस्तु का आपको बोझ नहीं देना है, आपको उन्हें ईजी वे में अपनी विषय वस्तु को पढ़ाना है, जिससे बालक किसी विषय वस्तु को बोझ ना समझकर उसमें इंटरेस्ट लेकर स्वतः ही उस विषय वस्तु को पढ़ने के लिए उत्सुक हों। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, पदार्थ क्या है? बालक जवाब देंगे, जिनमें भार होता है तथा जो स्थान घेरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पदार्थ को हम कैसे महसूस करते हैं? बालक जवाब देंगे, ज्ञानेंद्रियों द्वारा। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पदार्थ कैसे कणों से मिलकर बना होता है? बालक जवाब देंगे, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है।
फोर्थ क्वेश्चन होगा, पदार्थ क्या घेरता है? बालक जवाब देंगे, पदार्थ स्थान घेरता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछेंगे बालकों से, पदार्थ के कुछ उदाहरण दीजिए। बालक अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को नोटिस करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे कि हवा, बुक, पेन, ब्रेंच इत्यादि वस्तुएं। नेक्स्ट विकासात्मक प्रश्न होगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक जवाब देंगे 3। यदि उन्हें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप खुद ही उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे पदार्थ की अवस्था, उसके पश्चात हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे फिर आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं यदि बालक आपकी बातों को ध्यानपूर्वक फर्स्ट पॉइंट में ना सुने हो तो। छात्रों, हम आप सभी को पदार्थ की अवस्था के बारे में समझाने जा रहे हैं। आप सभी हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। उसके पश्चात आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आप सभी को हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्लास 9th में केवल आपको 3 ही अवस्थाएं पढ़नी है। अगर बात की जाए क्लास 11th की तो आपको उसमें 5 अवस्थाएं पढ़नी है। उसके पश्चात आप कहेंगे कि ये अवस्थाएं उनके कणों में व्यवस्था, ऊर्जा व आकर्षण बल के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं, जिनके तापमान व दाब या दबाव बदलकर उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके पश्चात आप फर्स्ट अवस्था लिखेंगे ठोस अर्थात सॉलिड। उसके बाद आप ठोस को डिफाइन करेंगे। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है क्योंकि इनके कण बहुत करीब व व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये कठोर होते हैं तथा इनमें बहाव नहीं होता। उदाहरण के लिए कलम, किताब, मेज, ईंट इत्यादि। इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे, अर्थात आप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप श्यामपट्ट कार्य भी करेंगे। 5 से 10 मिनट एक्सप्लेनेशन के पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बालकों पे किसी भी विषय वस्तु का बोझ नहीं करना है। आपको थोड़े पॉइंट्स ही कुछ ही पॉइंट्स कवर करने हैं और उसके पश्चात आपको बालकों से उन प्रश्नों को पूछना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक जवाब देंगे 3। आप बालकों से प्रश्न पूछने से पहले, जैसा आप प्रश्नीकरण कौशल में कर रहे थे कि आप उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि हम जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे वही उसका उत्तर दें, अन्य लोग सामूहिक उत्तर ना दें। अर्थात प्रश्नीकरण कौशल के सभी घटकों का प्रयोग हम लेसन प्लान में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पदार्थों की 3 अवस्थाओं के नाम बताइए। छात्र आंसर या उत्तर देंगे ठोस, द्रव और गैस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? बालक जवाब देंगे ताप और दाब में परिवर्तन द्वारा। आप इन सभी इम्पोर्टेंट बिंदुओं को या फिर बालकों के आंसर्स को बोर्ड पे लिख सकते हैं, या यूँ कहें कि लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठोस अवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, बताइए। बालक जवाब देंगे ठोस वस्तु के आकार व आयतन निश्चित होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठोस वस्तुओं के कुछ उदाहरण दीजिए। बालक जवाब देंगे मेज, कुर्सी, पेन, बुक इत्यादि। इस तरीके से आपके प्रश्नीकरण कौशल भी समाप्त होंगे यहाँ पे। फिर हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, द्रव अर्थात लिक्विड को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप व्याख्या करेंगे। जब आप व्याख्या करेंगे या एक्सप्लेनेशन जब भी देंगे आप, तो आपकी बातों को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं जैसा कि इससे पहले हमने आपको समझाया। आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले बोर्ड पर लिखेंगे द्रव या लिक्विड, और फिर उसके बाद से आप एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। आप यहाँ पे कहेंगे, वे पदार्थ जिनके कण ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर होते हैं तथा इनका आयतन निश्चित होता है परंतु इनका आकार निश्चित नहीं होता है, जिस पात्र में ये रखे जाते हैं वह उसी का आकार ले लेते हैं या उसी के आकार में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव कहलाता है। और द्रव के आप कुछ एग्जाम्पल देंगे जैसे जल, तेल, दूध आदि। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होगा। फिर आप बालकों से बोध प्रश्न पूछेंगे, अर्थात आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, द्रव के कण कैसे होते हैं? बालक जवाब देंगे ठोस की तुलना में थोड़े दूर दूर। फिर सेकेंड क्वेश्चन होगा, द्रव का क्या निश्चित होता है? बालक जवाब देंगे आयतन। आप इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बोर्ड पर लिखेंगे।
थर्ड क्वेश्चन होगा द्रव का आकार कैसा होता है, बालक जवाब देंगे अनिश्चित। फिर पुनः आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा द्रव के कुछ उदाहरण बताइए, बालक जवाब देंगे जल, तेल, दूध आदि। इन सभी बिंदुओं को आप श्यामपट्ट पर लिख सकते हैं। इस तरह आपने लिक्विड को डिफाइन किया। अब बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट। यहाँ पे बाई मिस्टेक हमने थर्ड लिख दिया है, जो कि आगे चल के हमने वहाँ पे वाइटनर का प्रयोग करके फोर्थ कर दिया था, इसलिए आप यहाँ पे थर्ड ना लिख के पॉइंट फोर्थ लिखेंगे, अर्थात गैस। तो आप गैस हेडिंग देंगे बोर्ड पे और उसके पश्चात आप गैस को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप कहेंगे गैस के कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है, वे स्वतंत्र रूप में रहते हैं, गैस के अणुओं का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, तथा आप उदाहरण देंगे हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, और इन सभी बिंदुओं को आप बोर्ड पर लिखेंगे। इसके पश्चात आप बालकों से बोध प्रश्न करेंगे। बालकों से बोध प्रश्न करते समय आप बालकों से जब तक उत्तर प्राप्त ना हो तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यदि बालक उत्तर देने में असक्षम है तो आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। अर्थात जब भी आप बालकों से प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्नीकरण के जितने भी घटक थे, अर्थात प्रश्नों का वितरण कक्षा में सही ढंग से करना, अस्पष्ट व सरल प्रश्न पूछना, फिर प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए कुछ समय देना, उन्हें निश्चित समय देना। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअस प्रश्न करते समय बालक आपके प्रश्नों का उत्तर अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाया तब तक आप दूसरा क्वेश्चन पूछ लें उनसे, ऐसा नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे गैस के कण कैसे होते हैं, बालक जवाब देंगे स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गैस का आकार कैसा होता है, बालक जवाब देंगे अनिश्चित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गैस के कुछ उदाहरण दीजिए, अर्थात गैस अवस्था के कुछ उदाहरण दीजिए, बालक जवाब देंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हवा आदि। बात करेंगे हम लेसन प्लान के लास्ट पेज अर्थात निरीक्षण तालिका, पुनरावृत्ति प्रश्न, गृह कार्य और आलोचनात्मक सुझाव, उसके साथ ही साथ हस्ताक्षर पर्यवेक्षण तक। अर्थात हस्ताक्षर पर्यवेक्षण आपका लास्ट टोटल लेसन प्लान कंप्लीट होने के पश्चात लास्ट यह होगा पॉइंट। तो बात करेंगे हम निरीक्षण तालिका में। तो निरीक्षण तालिका में आप लिखेंगे छात्रा अध्यापिका छात्र या छात्रा से श्यामपट्ट कार्य को अपनी पुस्तक में लिखने को कहेंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो यहाँ पे छात्र अध्यापक लिखेंगे। फिर उसके पश्चात आप पुनरावृत्ति प्रश्न, तो आप टोटल पॉइंट्स डिफाइन करने के पश्चात स्वयं घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगे भी कि बालक आपकी विषय वस्तु को लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, उसे सही से नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अर्थात आपने उनमें इंटरेस्ट जागरूक की है या नहीं की है, वह इंटरेस्ट के साथ उस विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात आप पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन होगा पदार्थ क्या है, उसकी विशेषता बताइए। सेकेंड क्वेश्चन होगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उदाहरण सहित समझाइए। थर्ड क्वेश्चन होगा ठोस अवस्था के बारे में बताइए। फोर्थ क्वेश्चन होगा ठोस, द्रव व गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके पश्चात आप बालकों को गृह कार्य देंगे, अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन उनका होगा पदार्थ क्या है, पदार्थ को उदाहरण से समझाइए। सेकेंड होगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं को समझाइए। थर्ड होगा ठोस को उदाहरण से समझाइए। फोर्थ होगा ठोस, द्रव व गैस में अंतर बताइए। और यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा आलोचना और यहाँ पे हस्ताक्षर पर्यवेक्षण। यहाँ पे आपके जो निरीक्षणकर्ता होंगे वह हस्ताक्षर करेंगे। यहाँ पे आपका निरीक्षण आपके सहपाठी नहीं बल्कि आपके टीचर्स करते हैं। आप बालकों से गृह कार्य में वही प्रश्न देंगे जो टॉपिक आपने समझाया है। ऐसा नहीं कि आज आपने कोई और टॉपिक समझाया और पहले के कोई अदर क्वेश्चन टॉपिक समझाया वहाँ से क्वेश्चन अरेंज करें, ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे। जिस दिन आप जो कार्य करेंगे आप उसी विषय वस्तु से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बालकों को गृह कार्य के लिए देंगे। इस तरह से हमारा फिजिकल साइंस में थर्ड लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया हो।